नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ITI प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज। इस सीरीज में हम आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पुराने पेपर सॉल्व करके लाए हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही अगर आपको अपने ट्रेड से संबंधित अन्य पेपर्स जैसे ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह पेपर्स भी देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करें और अपने ट्रेड को सर्च करें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए मॉक क्वेश्चन जैसा होगा। आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं अगले वीडियो में उसका आंसर आपको बताऊंगा, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो आप इन वीडियोस को जरूर देख लें, ये आपके लिए क्रैश कोर्स का कार्य करेगा। आपके एग्जाम से 90% क्वेश्चन इसी सीरीज से आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेपर हमारा लेटेस्ट पेपर है, एनुअल पैटर्न वाला, जो हमारा नया पैटर्न चेंज हुआ है वार्षिक परीक्षा का। तो उसमें सबसे पहला पेपर यही है। अब तक वार्षिक परीक्षा एक ही बार हुई है एम्प्लॉयबिलिटी की, तो ये पेपर थोड़ा टफ था। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, उच्चारण से आप क्या समझते हैं। मित्रों, मैं हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ, पर साइड में मैंने इंग्लिश पेपर भी खोल रखा है, तो आपको जो सहज लगे आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चारण से आप क्या समझते हैं। कथन की अभिव्यक्ति, किसी करेक्टर को बोलने का तरीका, शब्दावली को बोलने का तरीका और सुनना। देखिए इसमें सबसे नज़दीक आंसर हमारा शब्दावली को बोलने का सही तरीका है। देखिए अगर कुछ क्वेश्चन हिंदी में आसान लगेंगे या कुछ इंग्लिश में आसान लगेंगे, तो आपको इसीलिए दोनों पेपर आपका दोनों भाषा में आता है, तो आप दोनों में से कोई एक भाषा यूज कर सकते हैं। जिसमें आपको डाउट हो तो भाषा चेंज करके आप दूसरी भाषा में उसको देख सकते हैं। इसमें देखिए प्रोनाउंसिएशन इज अ अटरेंस ऑफ स्पीच, ए वे ऑफ स्पीकिंग, ए करेक्टर, ए वे ऑफ स्पीकिंग, फ्रेजोग्राफी और लिसनिंग। तो इसका सही आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिस हाउस इन 1970 बाई माई ग्रैंडफादर। तो बिल्ट, वॉज बिल्ट, वॉज बिल्ड, हैज़ बिल्ट। साथियों हमारा आप ध्यान से अगर देखें तो ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। दिस हाउस, उसके बाद आएगी आपकी वर्ब प्लस आपका थर्ड फॉर्म, तो है वॉज बिल्ट, है ना, ये आपका वॉज बिल्ट इसका आंसर है। दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 1970 बाई माई ग्रैंडफादर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के लिए लिखता है। राइटर राइट्स टू इन्फॉर्म, रिसीव, बिल्ड गैप, ऑल ऑफ द अबव। कोई लेखक, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को क्यों लिखता है, तो सूचना देने के लिए लिखा जाता है। टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करने के लिए, सूचना देने के लिए लिखा जाता है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार, द स्टेप व्हेन यू गो इन, द स्टेप व्हेन यू गो इन। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। पहला कंसीडर, कंसीडर द स्टेप व्हेन यू गो इन। तो कंसीडर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को करने के लिए सोच रहे हों या किसी काम को करने के लिए सोच रहे हों। तो यहाँ पे व्यक्ति स्टेप चढ़ने की तैयारी में है, या स्टेप या सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार है, तो वो प्रोसेस के बीच में है, तो यहाँ पे कंसीडर का यूज सही नहीं है। अटेंड देखिए क्यों आंसर नहीं हो सकता, अटेंड द क्लास। तो कोई चीज़ जब एक नियमित टाइम पे हो रही हो, उसमें हम अगर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे अटेंड हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे स्टेप से अटेंड का कोई लेना देना नहीं है। लुक वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, किंतु ग्रामरली वो सही नहीं है। लुक, वॉच, ये सब भी हम देख सकते हैं, पर यहाँ पे उसका औचित्य सही नहीं बैठता है, इसलिए यहाँ पे माइंड सबसे सही आंसर है। माइंड द स्टेप व्हेन यू गो इन, मतलब कोई काम अगर आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, एक जस्ट करने ही वाले हैं, तो आपको वहाँ माइंड करनी पड़ेगी चीज़, तो वो आपका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, CPU में होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा ALU प्लस कंट्रोल यूनिट, ये सही आंसर है आपका। देखिए इसका CPU का जो मदरबोर्ड है उसको आपको सोचना होगा सही आंसर करने के लिए, जिसमें आपका जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये मुख्य भाग है। बाकी इसके अलावा जो पार्ट्स जो आंसर दिए गए हैं वो हमारे अन्य भाग हैं, जैसे रोम, रीड ओनली मेमोरी प्लस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ALU प्लस CU, आपका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तिथि और समय पर प्रदर्शित होता है, अगर इंग्लिश में देखें तो द डेट एंड टाइम इज डिस्प्लेड ऑन टास्क बार, स्टेटस बार, सिस्टम ट्रे, लॉन्च पैड। तो टाइम और डेट आपने ध्यान से देखा होगा अगर, तो आपके सिस्टम पर सबसे निचले हिस्से में दाईं तरफ दिखाई देता है,
तो जो पूरी पट्टी नीचे आपको दिखाई देती है वही हमारा टास्क बार है, इसलिए हमारा टास्क बार आंसर है। तो टाइम डेट आपका टास्क बार में दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सक्रिय सेल के एड्रेस को दिखाता है। अगर इंग्लिश में देखें इसको हम, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सक्रिय सेल के एड्रेस को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन देखिए, ऑटोफिल, नेम बॉक्स, सेल पॉइंटर और लेफ्ट इंडेंट। आइए इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। पहला ऑप्शन है ऑटोफिल, नेम बॉक्स, सेल पॉइंटर और लेफ्ट इंडेंट। तो मित्रों ये क्वेश्चन MS एक्सेल से लिया गया है और इसमें MS एक्सेल में देखिए ऑटोफिल का प्रयोग करते हैं जब हम हमारे पास कोई डेटा, जैसे हमारा एड्रेस है मान लीजिए, तो हमारे पास पहले से कहीं सेव हो और जहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ दिखे तो वो क्लिक करते ही अपने आप फिल हो जाता है, तो उसे ऑटोफिल का प्रयोग करते हैं। सक्रिय सेल के लिए देखिए, जो एक्सेल में आपका सेल सेलेक्ट रहता है जिस पर आप क्लिक करते हैं, उसका एड्रेस जो दिखाता है उसके सबसे ऊपर आप जाके देखेंगे जो वर्टिकल कॉलम में, तो उसका जो सबसे ऊपर टाइटल बॉक्स होता है उसको हम नेम बॉक्स कहते हैं, तो वो उस सेल के एड्रेस को वही प्रदर्शित करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे नेम बॉक्स होगा। किसी सेल को प्रदर्शित करने के लिए नेम बॉक्स का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेटवर्क की यह सतह से संबंधित होती है। बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट्स, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देखते हैं आइए। द नेटवर्क लेयर कंसर्न्स विथ बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट्स, नन ऑफ दीज। मित्रों ये कंप्यूटर के OSI मॉडल पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। जैसे कुछ कुछ का मैं आपको आइडिया दूं तो एप्लीकेशन लेयर होता है और प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो यहाँ पर आपका जो बिट्स वाला पोर्शन है, बिट्स वाला, ये आपका प्रयोग करते हैं हम फिजिकल लेयर के लिए। ये हमारा फिजिकल लेयर के लिए है, फिजिकल लेयर के लिए है। फ्रेम्स आपका डाटा लिंक लेयर के लिए है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और आपका पैकेट्स वाला जो ऑप्शन है ये हमारा नेटवर्क से संबंधित है, नेटवर्क लेयर से संबंधित है। तो हमारा साथियों इसमें प्रश्न पूछा गया था नेटवर्क से किससे संबंधित है, तो नेटवर्क लेयर हमारा पैकेट से संबंधित है। तो आपका आंसर सी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संदेश वह संकेतक है जो कार्य करता है ग्राही के लिए प्रेरक की तरह, दर्शकों के समूह के लिए प्रेरक की तरह, ध्वनि को कम करने के लिए वक्ता के प्रेरक की तरह। तो आइए इसको इंग्लिश में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ए मैसेज इज ए सिग्नल दैट सर्व्स एज स्टिमुली फॉर अ रिसीवर, स्टिमुली फॉर अ मास ऑडियंस, नॉइज रिडक्शन, स्टिमुली फॉर अ स्पीकर। देखिए कोई भी मैसेज आप जब भेजते हैं तो वो आपके रिसीवर के लिए कार्य करता है, रिसीवर के लिए प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो इसका आंसर हमारा ए सही है। तो यहाँ पे ये ग्राही के लिए प्रेरक की तरह आपका सही आंसर है। तो कोई भी मैसेज जब हम भेजते हैं तो हम किसी रिसीवर के लिए भेजते हैं तो उसके लिए प्रेरक की तरह कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। श्रवण शक्ति एक प्रक्रिया है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक। हियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशल। देखिए हियरिंग एक शारीरिक प्रक्रिया है, फिजियोलॉजिकल इसका आंसर सही है, यह एक शारीरिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। स्व जागरूकता का बोध सीधे से होता है हृदय, व्यक्तित्व, मनुष्य, समाज। आइए इंग्लिश में देखते हैं कंफ्यूजन हो रहा हो तो। सेल्फ अवेयरनेस इज हैविंग अ क्लियर परसेप्शन ऑफ हर्ट, पर्सनालिटी, ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी। तो यहाँ पर आपका जो सेल्फ अवेयरनेस है देखिए आपकी पर्सनालिटी से भी संबंधित होता है, आपकी स्ट्रेंथ, थॉट्स, वीकनेस, बिलीफ, मोटिवेशन, इमोशन। तो ये सारी चीज़ें आपके सेल्फ अवेयरनेस से संबंधित हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी यहाँ पे आपका सही आंसर है। सेल्फ अवेयरनेस हमारा पर्सनालिटी से संबंधित है, इसको आप याद रखिएगा। और जो जो मैंने बताए हैं वो सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो सेल्फ अवेयरनेस आपका पर्सनालिटी से भी संबंधित है, स्ट्रेंथ से भी, थॉट्स, वीकनेस, बिलीफ, मोटिवेशन और इमोशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, साक्षात्कार के लिए आपको कब जाना चाहिए? 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 30 मिनट पहले, ठीक समय पर। देखिए ये इंटरव्यू से संबंधित है। जब आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको 20 से 25 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए,
तो यहाँ पे सबसे नज़दीक में आपका आंसर 30 मिनट है, इसलिए आपका ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, NSIC का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, जयपुर, अलवर, भोपाल। NSIC आपका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है ये, इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, RBI की समर्थक संगठन है? IDBI, ICICI, IFCI, ये सभी। साथ ही वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेम किया गया है, आइए इसका इंग्लिश देख लेते हैं। सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ RBI इज़ IDBI, ICICI, IFCI। ये सभी संस्थाएं IDBI की रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। जैसे आपका IDBI आपका बैंक है जो RBI के अंडर में आता है, ICICI आपका बैंक है, प्राइवेट बैंक है जो RBI के अंडर आता है। जैसे ठीक वैसे ही IFCI, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी फाइनेंस कंपनी है, इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे सारी ये RBI की अंडर आती हैं, RBI के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, तो इसलिए आप ऑल ऑफ दीज या सभी आंसर होगा आपका, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ATM का फुल फॉर्म बताइए। ATM का फुल फॉर्म बताइए। देखिए ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन, ये सभी जानते हैं। ATM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको याद रख लें, ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अक्टूबर 2014 में मापी गई भारत की नामिक GDP कितनी थी? द नॉमिनल GDP ऑफ इंडिया एज मेजर्ड ऑन अक्टूबर 2014 वॉज। तो ये आपका क्वेश्चन GA का है, इसको याद रखेंगे आप। लगभग उस समय हमारी इकोनॉमी $2 ट्रिलियन के आसपास थी, याद रखिएगा, 2.047 ट्रिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 17, ऑनलाइन बैंकिंग के प्रयोग से आप कर सकते हैं पासबुक का अपडेट। आप ऑनलाइन बैंकिंग से पासबुक का अपडेट नहीं कर सकते हैं। पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हाँ, ऑनलाइन बैंकिंग से हम नेट बैंकिंग, RTGS या NEFT के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेबिट बिल का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी आंसर सही नहीं है। क्रेडिट बिल का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो आपका आंसर B, ट्रांसफ़र मनी, आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, GDP का फुल फॉर्म है, ये आपको पता ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपका सही आंसर है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में स्टील का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? करेंटली द बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो चाइना इस समय स्टील के सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है, चाइना टॉप पर है। तो स्टील प्रोडक्शन के मामले में चाइना टॉप पर है, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भौतिक जोखिम में शामिल है वायरस, परजीवी और अनुपयुक्त टेम्परेचर, उपयुक्त टेम्परेचर। इंग्लिश में देखें अगर, फिजिकल हजार्ड्स इंक्लूड वायरस, पैरासाइट, इम्प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर टेम्परेचर। इसका सही आंसर होगा आपका अनुपयुक्त टेम्परेचर। ये भौतिक आपका एक जोखिम है, ये हजार्ड है। अगर तापमान ज़्यादा हो जाए तो अब दुर्घटना हो सकती है, तापमान उपयुक्त होना चाहिए। तो ये जोखिम में अनुपयुक्त तापमान शामिल है आपका, जोखिम पूछा गया यहाँ पे, तो ये आपका भौतिक जोखिम में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दुर्घटना है, एक्सीडेंट इज, अनुचित अभद्र व्यवहार, ये आप गलत आंसर है। अपेक्षित घटना, देखिए एक्सीडेंट अनअपेक्षित घटना है, तो ये आपका आंसर सही है। इट इज़ अ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, आपका इंग्लिश में देखेंगे तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इनमें से किसे जैविक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल? लिथोस्फेयर, देखिए लिथोस्फेयर एक हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर की, तो इसमें जैविक से कोई मतलब नहीं इसका। जैविक का मतलब होता है बायोलॉजिकल, मीन्स जिसमें लाइफ हो, जिसमें लाइफ हो, तो इसलिए आपका ये यहाँ पर जीवित। देखिए बायो का मतलब होता है, बायो का शाब्दिक अर्थ है लाइफ या जीवन, तो जहाँ पे जीवन है वहीं पे जैविक चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, इसलिए आपका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, हाथों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? ये बहुत आसान है, दस्ताने पहनने चाहिए। अपने आप को हाथ सेफ करने हैं तो दस्ताने पहनने चाहिए। तो अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको हाथों में दस्ताने पहनना ही अनिवार्य है, आपकी सुरक्षा के लिए इसे पहनना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इनमें से क्या बायोडिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल क्या चीज़ है? जो पृथ्वी में अपने आप प्राकृतिक रूप से घुल जाता है ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो।
तो यहाँ पे प्लास्टिक के मग्स ये अपने आप बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं, सिल्वर फॉइल नहीं है, लोहे की कीलें ये सब रिसाइक्लेबल हैं साथियों। चमड़े की बेल्ट आपकी बायोडिग्रेडेबल है, ये अगर लंबे समय तक अगर एटमॉस्फेयर में पड़ी रहती है तो अपने आप डिकम्पोज हो जाती है और एटमॉस्फेयर में हमारी मिट्टी में मिल जाती है। तो चमड़े की बेल्ट आपके यहाँ पे सही आंसर है, चमड़े की बेल्ट, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25, लास्ट क्वेश्चन। ईपीएफ और एमपी अधिनियम कब स्थापित किया गया था? ईपीएफ एंड एमपी एक्ट। ईपीएफ आपने सुना होगा, ये ईपीएफ आपका है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और आपका जो एमपी है वो मिसलेनियस प्रोविजंस। तो हमारा श्रमिक एक्ट से संबंधित है, ये एक्ट सन 1952 में बना था। ये हमारे श्रमिक एक्ट से संबंधित है ईपीएफ और एमपी, इसमें आपका सन 1952 में बना था, याद रखिएगा। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें बार बार रिफॉर्म्स होते रहते हैं। अभी रिसेंट में एक रिफॉर्म इसमें हुआ है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। साथियों, आज का पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। आप प्रश्नों का 2 से 3 बार अभ्यास करिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, इस बार का पेपर थोड़ा टफ था। इसमें करंट अफेयर्स और आपका जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए थे, तो आप इनको अच्छे से अभ्यास करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, आपको कल प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया था, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं आज। दे आर गोइंग बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको ये, तो आइए हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी और सी अगर आप पढ़ेंगे, आपको सारे ऑप्शंस में एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी, गोइंग टू बी बिल्ट, बीइंग बिल्ट, विल बी बिल्ट, इज गोइंग टू बी बिल्ट। तो साथियों, जहाँ पर वर्ब देखिए, जहाँ पर टू आ जाता है तो वहाँ पर पैसिव वॉइस जब चेंज करते हैं हम, तो आपका ये हो जाता है यहाँ पे टू बी बिल्ट। चलिए, मतलब यहाँ पर हमें टू बी बिल्ट मतलब टू के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन सही है। टू बी बिल्ट ये आंसर हो सकता है, इज बीइंग बिल्ट ये गलत है, विल बी बिल्ट नियर तो ये फ्यूचर टेंस यहाँ पे आएगा ही नहीं। ऑप्शन डी देखिए, इसमें संभावनाएं हैं, इज गोइंग टू बी बिल्ट, तो टू बी बिल्ट यहाँ पे भी आ रहा है, गोइंग टू बी बिल्ट और यहाँ पे गोइंग टू बी बिल्ट। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ पे इज यूज़ किया गया। देखिए कैसे, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, दे आर, दे हमारा प्लूरल था, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब हमने प्लूरल यूज़ की है। अ न्यू एयरपोर्ट, अब हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो अ न्यू एयरपोर्ट अभी हमारा सिंगुलर है, तो हमारे सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे। तो इज गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन, इसलिए हमारा डी आंसर करेक्ट आंसर। अब आइए आज का अभ्यास क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके आईटीआई के प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सिटी में कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा? पहला ऑप्शन है ए, एन, द और नन ऑफ दीज। तो आप अपने आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।